Good morning, students. Here is the first video of chapter number 2. Chapter number 4, the next chapter, recording of transaction part 2. In this video, we will discuss about the subsidiary books that are also called special purpose book. As we have discussed about journal in our last video or in the last series of videos, these books are also a type of journal books. They help in keeping our journal short, and on the basis of हम इन पर्पस बुक्स की मदद से एक प्रकार के जो एक ही नेचर के जितनी भी एंट्रीज हैं उनके लिए एक अलग बुक बनाते हैं और वहाँ पे उन चीज़ों को एंटर करते हैं स्पेशली, जिससे हमारे जर्नल बुक में जो एंट्रीज होती हैं, जो जर्नल होता है हमारा प्रॉपर, उसमें हमारी एंट्रीज कम हो जाती है। नहीं तो हर छोटी से छोटी और हर बड़ी से बड़ी चीज़ की एंट्री अगर जर्नल में करने लगे तो जर्नल काफ़ी लेंदी हो जाएगा, जिसकी वजह से अगर उसका कभी स्टडी करना हो, कभी एनालिसिस करना हो तो हमारे लिए प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए हम लोग रिकॉर्डिंग सब्सिडरी बुक का इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए देखते हैं पहले कि ये स्पेशल पर्पस बुक्स होती कौन सी हैं। जैसा मैंने कहा कि ऐसे वो जो बुक्स बनती हैं उन बुक्स में हम लोग कॉमन नेचर के, जो सिमिलर नेचर के, जो जितने भी एंट्रीज ट्रांजैक्शंस होते हैं, जितने भी हेड्स हैं, उन कॉमन नेचर के ट्रांजैक्शंस के लिए एक हम लोग अलग से एक बुक बनाते हैं, जिसमें वो कॉमन नेचर, उस नेचर के सारे ट्रांजैक्शंस को हम लोग उसमें एंट्री करेंगे। तो इस आधार पे हम लोगों ने कुछ स्पेशल पर्पस बुक बनाई हैं, जिसमें से कैश बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, और फिर हमारा जर्नल प्रॉपर आता है। जर्नल प्रॉपर जो जर्नल हम लोगों ने पिछले चैप्टर में बनाकर देखा है। तो हर वो ट्रांजैक्शन जिसमें कैश रिलेटेड है वो कैश बुक में एंटर हो सकता है सिंपली। हर ट्रांजैक्शन जो हमारे परचेज से रिलेटेड है, परचेज भी दो प्रकार के होते हैं जो मैं अभी डिस्कस करूंगा जब परचेज का स्लाइड आएगी। तो परचेज से रिलेटेड सारे ट्रांजैक्शन हम लोग परचेज बुक में एंटर कर देंगे। परचेज रिटर्न के ट्रांजैक्शन परचेज रिटर्न बुक में, सेल्स बुक के ट्रांजैक्शन सेल्स बुक में, और सेल्स रिटर्न के ट्रांजैक्शन सेल्स रिटर्न बुक में। तो जिससे इतने एंट्रीज को अगर हम लोग अलग अलग कर देंगे तो हमारा जर्नल प्रॉपर में हमारे पास बहुत ही लिमिटेड एंट्रीज बचेंगी, और जिनकी पोस्टिंग में भी आसानी होगी, और वो बहुत बल्कि और बहुत लेंदी भी नहीं होंगे। तो चलिए देखते हैं कैश बुक क्या होता है। ऑल ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू कैश रिसिप्ट एंड कैश पेमेंट आर रिकॉर्डेड। कैश बुक में जितने भी कैश से रिलेटेड रिसिप्ट और पेमेंट है उनका रिकॉर्ड हम लोग कैश बुक में करते हैं। कैश बुक इज़ वेरी मच सिमिलर टू कैश अकाउंट, जो हम लोगों ने पिछले चैप्टर में बना के देखा है लेजर में। तो जो कैश अकाउंट बनाया था वही एक तरीके का कैश बुक है। तो इसमें हम लोग जर्नल में एंट्री ना करके सीधा कहाँ करते हैं, सीधा कैश बुक में एंट्री कर देते हैं। जनरली इट इज़ मेड ऑन मंथली बेसिस, ये मंथली बेसिस पर बनाया जाता है। इट सर्व द पर्पस ऑफ बोथ जर्नल एज वेल एज लेजर कैश अकाउंट। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, इसे बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी कहते हैं। तो कैश बुक हमारे लिए जर्नल की एंट्री भी कर लेता है और हमारे कैश अकाउंट की भी ज़रूरत हमारी पूरी कर देता है कैश बुक। कैश बुक कई प्रकार के होते हैं। पहला होता है 1 कॉलम कैश बुक, 2 कॉलम कैश बुक, और आखिरी पेटी कैश बुक। तो कैश बुक में हमारा जिस तरीके से हमारे लेजर बनते थे वैसे ही हमारा कैश बुक बनता है। इसमें डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड होते हैं। इसमें हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में रिसिप्ट और राइट हैंड साइड में पेमेंट रखते हैं। 1 कॉलम कैश बुक तब के लिए होता है जब हमारे पास हम सिर्फ कैश को मेंटेन और मॉनिटर करना चाहते हैं। लेकिन अगर हमारे पास बैंक अकाउंट है और बैंक से भी हम ट्रांजैक्शन करते हैं तो हम लोग कैश बुक में अपने 2 कॉलम बनाते हैं, जिसमें कैश और बैंक दोनों आ जाते हैं, जिसकी मदद से हम लोग कैश और बैंक के बैलेंस को मेंटेन और मॉनिटर कर सकते हैं। और पेटी कैश बुक होता है कि हम लोग छोटे छोटे कैश के खर्चे जो दिन भर में 4 बार 5 बार होते हैं, ऐसे खर्चों के लिए हम लोग एक अलग से एक बुक बनाते हैं, जिसमें उस अकाउंटेंट के पास हम लोग कुछ पैसा रख देते हैं। वो उस पैसे को अपनी ज़रूरत के हिसाब से खर्च करता रहता है और उस बुक में लिखता रहता है। इससे क्या होता है कि हमारा कैश बुक भी लेंदी होने से बच जाता है, और इम्पॉर्टेंट सिर्फ पेमेंट और रिसिप्ट हमारे कैश बुक में दिखती हैं। परचेज बुक में जैसा मैंने बताया कि कैश बुक में सारे कैश से रिलेटेड, तो अगर मैंने कोई परचेज किया है और कैश में किया है तो वो ऑलरेडी हमारे कैश बुक में एंटर्ड है।
So we don't need to enter, we don't need to record that transaction of purchase in purchase book. परचेज बुक में सिर्फ क्रेडिट परचेज को दिखाया जाता है. वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दिस इज. और जैसा मैंने कहा था कि दो प्रकार के परचेज होते हैं, मैं अभी डिस्कस करने वाला हूँ, ऐसा मैंने बोला था, वो समय आ गया है. तो परचेज बुक में हम लोग उन चीज़ों को रिकॉर्ड करते हैं, उन परचेजेस को रिकॉर्ड करते हैं जिन परचेजेस में हमारा स्टॉक शामिल होता है. अगर हम लोग स्टॉक परचेज कर रहे हैं तभी जाके परचेज बुक में एंट्री करेंगे. लेकिन अगर हम लोग कोई एसेट परचेज कर रहे हैं तो हम लोग उसकी एंट्री अपने परचेज बुक में नहीं करते हैं, उसकी एंट्री हम लोग जर्नल प्रॉपर में करते हैं. पोस्टिंग कैसे होती है? तो हम लोगों को याद होगा कि परचेज की एंट्री, जर्नल एंट्री हम लोगों ने क्या बनाई थी. तो परचेज अकाउंट डेबिट किया जाता था. तो जिस तरीके से परचेज अकाउंट हमेशा डेबिट होता है, कभी परचेज अकाउंट क्रेडिट नहीं हो सकता. तो परचेज अकाउंट तो खुद डेबिट रहेगा, तो हम लोग हमेशा क्या कहेंगे, परचेज अकाउंट. जैसा मैंने यहाँ पे लिखा भी है, परचेज अकाउंट, अकाउंट्स टू बी क्रेडिटेड. तो परचेज अकाउंट तो ऑलरेडी परचेज बना हुआ है, परचेज डेबिट है. और अब इसके क्रेडिट में जितने भी अकाउंट होंगे, किसी का नाम होगा, कोई मोहन होगा, सोहन होगा, रामलाल होंगे, तो जिनको हमने पैसा देना है, हमने उनसे माल खरीदा है तो उनको पैसा देना है, क्रेडिट परचेजेस. तो हम लोग उनकी एंट्री यहाँ पे करते हैं और यहाँ पे डेट डालते हैं और फिर यहाँ पे इनवॉइस नंबर, जो बिल हम लोगों ने उनको काट के दिया है, फिर लेजर फोलियो और यहाँ पे नेट अमाउंट लिखा जाता है. तो इसी तरीके से हमारा फॉर्मेट खुद शो कर रहा है कि हम लोग सिर्फ क्रेडिट एंट्री करते हैं. तो परचेज बुक देख के हमें क्या करना होगा, सिर्फ उस क्रेडिटर के अकाउंट में हमें परचेज अकाउंट को डेबिट करना होगा. फिर परचेज रिटर्न बुक. परचेज रिटर्न बुक जब परचेज किया हम लोगों ने और वो परचेज हमें अब उसे रिटर्न करना है, तो उसके वैसे ऐसे ट्रांजैक्शन की एंट्री हम परचेज के लिए हम लोग परचेज रिटर्न बुक बनाते हैं. परचेज रिटर्न बुक में कोई भी कारण हो सकता है गुड्स को रिटर्न करने का. हम लोग यहाँ पे वो कारण तो डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी क्वालिटी वाइज, क्वांटिटी वाइज, टाइम पे नहीं आने की वजह से कई सारे रीज़न हैं. तो इन रीज़न को की वजह से हम लोग जो एक डेबिट नोट रेज करते हैं, जिसमें हम लोग सप्लायर को बताते हैं कि इतने अमाउंट का प्रोडक्ट, आपका जो गुड्स है, स्टॉक है, वो हम आपको वापस कर रहे हैं और इतना पैसा आप हमें देंगे. तो जिस नोट में पैसे के लेने की बात हो अदर दैन सेल, क्योंकि हम लोग जब सेल करते हैं तो हमें पैसा मिलता है, तो सेल की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे हो रही है अदर दैन सेल. बिना सेल किए अगर कोई पैसा हमें किसी से लेना है और उसके लिए जो हम लोग नोट बनाते हैं, उस नोट को हम क्या कहते हैं, डेबिट नोट कहते हैं. फिर सारी डिटेल्स जो हमारी होती है वो इसमें हम लोग डालते हैं. वो उसी डेबिट नोट का जो रेज किया हम लोगों ने, उसका नंबर यहाँ पे डालते हैं यहाँ पे, और फिर डेट डालते हैं, फिर नंबर ऑफ सप्लायर जिसको हमें, और अमाउंट. सेल्स बुक, जिस प्रकार परचेज बुक में और क्रेडिट परचेज होता है, इस तरह सेल्स बुक में सिर्फ क्रेडिट सेल्स होते हैं हमारे. सोर्स डॉक्यूमेंट, जो भी हमारा इनवॉइस बिल होगा उसकी डिटेल हम लोग यहाँ पे डालेंगे. और सेल्स, जिस तरीके से परचेज हमेशा डेबिट होता है तो सेल्स हमेशा क्रेडिट होता है. सेल, कोई आदमी किसी को अगर हम लोगों ने सामान दिया है, बेचा है और उसने पैसा नहीं दिया है, तो वो हमारा डेटर होता है, डेबिटर्स. तो वो डेटर्स हमारे, जो हम जिनसे हमें पैसा फ्यूचर में लेना है, तो हम उनको हमेशा डेबिट करते हैं, वो हमारे एसेट होते हैं एक तरीके से. तो हम लोग सेल्स के अकाउंट के, सेल्स में जिनको भी डेबिट करना होगा उनकी डिटेल को हम लोग यहाँ पे भर देंगे और फिर उनका अमाउंट डाल देंगे. सेल्स रिटर्न बुक. सेल्स रिटर्न बुक में हम लोग जिस तरीके से परचेज रिटर्न बुक में डेबिट नोट होता है, सेल्स रिटर्न बुक में हम लोग को क्रेडिट नोट जारी करना पड़ता है. क्योंकि अगर हमारा माल बिक गया है, माल बिकने से हमें पैसा मिला था, तो अब माल, अगर बिका हुआ माल वापस होगा तो हमें पैसे वापस करने पड़ेंगे. तो क्रेडिट नोट का मतलब कि अदर देन परचेज के अगर हमें कहीं पैसा देना पड़ता है तो उसके लिए हमें क्रेडिट नोट जनरेट करना पड़ता है. चलिए देखते हैं डेबिट नोट और क्रेडिट नोट किन्हें कहते हैं. दो वर्ड ऐसे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड हैं, बहुत छोटे लेकिन इंपॉर्टेंट वर्ड हैं.
काफ़ी कंफ्यूजिंग वर्ड्स होते हैं, ये आपके ऑब्जेक्टिव्स में ये हो सकता है कि आपके ऑब्जेक्टिव्स में पूछे जाएं। तो डेबिट नोट इज़ अ डॉक्यूमेंट एविडेंसिंग अ डेबिट टू बी रेज्ड अगेंस्ट अ पार्टी फॉर रीजन अदर देन सेल ऑन क्रेडिट। किसी पार्टी को डेबिट करना, किसी को ये बताना कि भाई आपको मुझे पैसे देने हैं, आपसे मुझे पैसे लेने हैं, उसके लिए हम लोग डेबिट नोट बनाते हैं। मतलब डेबिट नोट जब कब बनता है, सबसे प्रॉपर जो एक सिचुएशन है वो है परचेज रिटर्न। अ नोट इज प्रिपेयर टू डेबिट द सप्लायर व्हेन एन एडिशनल सम ऑफ रिकवरेबल सम इज रिकवरेबल फ्रॉम अ कस्टमर, सच अ नोट इज प्रिपेयर टू डेबिट द कस्टमर विद द एडिशनल ड्यूज। इन दीज टू सिचुएशंस द नोट इज कॉल्ड अ डेबिट नोट। तो डेबिट नोट हम लोग बनाते हैं परचेज रिटर्न के सिचुएशन में। फिर क्रेडिट नोट क्या होता है, जब हमें किसी को पैसा देना होता है तो हम लोग उसको क्रेडिट नोट बनाते हैं, जैसा हम लोग सेल्स रिटर्न में करते हैं। अब आते हैं हम लोग जर्नल प्रॉपर में। जिस जर्नल प्रॉपर के बारे में हम लोगों ने पिछले वीडियोस में देखा है वो ही जर्नल प्रॉपर है। इसमें अब सारे एक तरीके के एंट्रीज के लिए हम लोगों ने कैश बुक, परचेज बुक, डिफरेंट बुक्स, डिफरेंट स्पेशल पर्पस बुक्स बना ली हम लोगों ने। अब बची जो एंट्रीज हैं, जो इंपॉर्टेंट और बची हुई एंट्रीज हैं, उनके लिए हम लोग जर्नल प्रॉपर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे ओपनिंग एंट्री, जब बिजनेस चालू कर रहे हैं वो एंट्री हमारे जर्नल में होती है। फिर एडजस्टमेंट एंट्री, जैसे कोई भी किराया, हमारा रेंट आउटस्टैंडिंग है, प्रीपेड इंश्योरेंस है, इनकी एंट्री मतलब कि ये आउटस्टैंडिंग एंट्रीज हैं, तो इनकी हम लोग एंट्री कहाँ करेंगे, इनकी एंट्री हम लोग जर्नल प्रॉपर में करेंगे। फिर रेक्टिफिकेशन, अगर कोई मिस्टेक हो गई है, कोई एरर हो गया है, उस एरर को ठीक करना है तो हम लोग जर्नल के थ्रू कर सकते हैं। फिर ट्रांसफ़र एंट्रीज, अगर हमारे पास कोई भी लेजर बना रहे हैं, हम लोग उसका बैलेंस हमें किसी दूसरे लेजर में ट्रांसफ़र करना है तो उसके लिए हम लोग जर्नल प्रॉपर का इस्तेमाल करते हैं। ये सारी चीज़ें मैं बार बार कह रहा हूँ, यू गाइज आर इन क्लास 11th और इट मे पॉसिबल दैट यू गाइज विल नॉट गेट मोर देन 40% ऑफ दीज नोट्स, बट बिलीव मी स्लोली यू गाइज विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग, क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अभी आपने नहीं पढ़ी है लेकिन आपके साथ मुझे डिस्कस करना पड़ रहा है बिकॉज ऑफ द रिक्वायरमेंट, योर सिलेबस रिक्वायरमेंट। तो वो सारी चीज़ें अभी हम जब सवाल सॉल्व करते रहेंगे तो मैं उन चीज़ों को रिलेट करने की कोशिश करता रहूँगा। अदर एंट्रीज, लेकिन ये सारी एंट्रीज जो भी यहाँ पे दिखाई जा रही है, ओपनिंग, एडजस्टमेंट, रेक्टिफिकेशन, ट्रांसफ़र, अदर एंट्रीज, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट and you need to know, you need to do these entries in coming chapters, so be prepared. other entries, कोई हमारा बिल है वो डिसऑनर हो गया तो उसके लिए हमें जर्नल प्रॉपर में एंट्री करनी पड़ेगी। क्यों इनकी एंट्री यहाँ पे हो रही है, क्योंकि अभी इनके लिए हम लोग कोई इस नेचर के बहुत गिने चुने खर्चे होंगे, तो अब हम लोग उसके लिए एक प्रॉपर बुक तो नहीं बना सकते हैं, तो जर्नल प्रॉपर में हम लोग उनको रखते हैं और सीधा उनके लिए एक लेजर बनाते हैं और उस लेजर में जर्नल से प्रॉपर एंट्रीज करते चलते हैं। फिर परचेज और सेल, गुड्स के अलावा जितने भी परचेज और सेल होते हैं उनका भी उनका रिकॉर्डिंग हम लोग जर्नल में करते हैं। ड्राइंग्स की रिकॉर्डिंग जर्नल में करते हैं। अगर गुड्स प्रमोशन में, सेल्स प्रमोशन में कोई गुड्स डिस्ट्रीब्यूशन हुआ तो उसकी एंट्री हम लोग जर्नल में करते हैं। फिर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके नोट्स बनाए हैं, तो आप भी इन सारे नोट्स को अपने बुक में, अपने नोटबुक में प्रिपेयर कीजिए। अब आती है बारी बैलेंसिंग द अकाउंट। जो लेजर हम लोगों ने पिछले वीडियो में बनाया था उसको बैलेंस कैसे करते हैं। दोनों साइड, डेबिट और क्रेडिट साइड को जब अंत में क्लोज करते हैं तो दोनों साइड का सम टोटल बराबर आना चाहिए। तो अकाउंट इन द लेजर आर पीरियडिकली बैलेंस्ड, उनको समय समय पे हम लोग उनको बैलेंस करते हैं और जनरली एक अकाउंटिंग पीरियड के बाद ही उसको बैलेंस करते हैं। बैलेंस करने का मतलब दोनों टोटल को बराबर करना, और दोनों साइड में मान लीजिए डेबिट साइड का सम आ रहा है 3 लाख और क्रेडिट साइड का सम आ रहा है 2 लाख, तो वह 1 लाख का डिफरेंस है। इस 1 लाख को डिफरेंस को हम लोग बैलेंस BD करके हम लोग उस बैलेंस को आने वाले टाइम के लिए, आने वाले लेजर में हम लोग उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं। Balance of an account means that the two sides are totaled and the difference between them is shown on the side which is shorter in order to make their totals equal. जैसे मैंने बताया, जो साइड का टोटल कम है उसका जो डिफरेंस है उसमें जोड़ के
जो ज़्यादा वाला टोटल है और एक कम वाला टोटल को हम लोग बराबर कर देते हैं। बैलेंस सीडी का इस्तेमाल करते हैं जब हम लोग किसी पिछले बैलेंस से अगले बैलेंस में लेके आते हैं बैलेंस को। इसका मतलब होता है बैलेंस कैरीड डाउन, और बीडी मतलब होता है बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो जब हम लोग बैलेंस क्लोज करते हैं तो सीडी लिखते हैं, और जब बैलेंस हम लोग ले आते हैं ओपन करते हैं तो बीडी लिखते हैं। In case the debit side exceeds the credit side, the difference is written on the credit side called debit balance. अगर डेबिट साइड हमारा किसी भी लेजर का डेबिट साइड बड़ा है और क्रेडिट साइड छोटा है, तो डिफरेंस हम क्रेडिट साइड में जो लिखे हैं तो उस बैलेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, डेबिट बैलेंस बोलेंगे। और ठीक इसी प्रकार अगर हमारे क्रेडिट साइड का बैलेंस बड़ा है और डेबिट साइड का बैलेंस छोटा है तो हम इस बैलेंस को क्या बोलेंगे, क्रेडिट बैलेंस। आगे जाके इन सारे वर्ड्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत आपको पढ़ने वाली है। सो बी स्पेसिफिक, कीप प्रिपेयरिंग नोट्स एंड बी अटेंटिव while watching the video, and if you guys want any more explanation let me know. So for the homework today I want to give you the question, explain the need for maintaining the special purpose books. I want these answer of this question in your notebook, and as I always give you some instruction, read the book, keep finding your doubts and let me know, keep giving feedbacks.